आज हमारा टॉपिक है इटली में फांसीवाद। इटली में फांसीवाद कैसे आया, इटली में फांसीवाद के उदय के क्या कारण थे, किस तरह से इटली में फांसीवाद का प्रसार हुआ, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हम विश्व को दो महायुद्धों के मध्य के काल में पढ़ रहे थे, जो कि 1919 से लेकर 1939 तक का जो काल था, ये दो महाविश्व युद्धों के बीच का काल था। इसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार कही जाती हैं, पूरी तरह से जिम्मेदार। देख लेते हैं इसमें क्या था। फांसीवाद के उदय के क्या कारण थे, इटली में फांसीवाद कैसे आया, फांसीवाद है क्या। फांसीवाद होता है एक तरह से निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश तंत्र को फांसीवाद कहते हैं। इसमें एक ही राजा की सत्ता होती है और वही सभी चीज़ों का निर्धारण करता है। फांसीवाद निरंकुश तंत्र को कहा जाता है। इटली में फांसीवाद बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में आया था, और बेनिटो मुसोलिनी एक बहुत ही उच्च कोटि का वक्ता और बहुत बड़ा लेखक था। इसने देखा कि इटली की जनता परेशान है, उस परेशानी को इसने अवसर में बदलने की कोशिश की, क्योंकि इटली प्रथम विश्व युद्ध में, इटली जो है प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ा था। मित्र राष्ट्रों के साथ होकर धुरी राष्ट्रों से लड़ा था। मित्र राष्ट्र में थे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस, यूएसए। पहले विश्व युद्ध में इटली मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ा था, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसको द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों के साथ लड़ना पड़ा। तो धुरी राष्ट्र में कौन थे, धुरी राष्ट्रों में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गारिया और टर्की। प्रथम विश्व युद्ध में इस वाले जो गुट था इसकी हार हुई थी और इसकी जीत हुई थी। तो अब ऐसा क्या हुआ कि इटली में जीत होने के बाद भी निरंकुश राजतंत्र का बोलबाला हो गया। तो इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका उदय क्यों हुआ इसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसको उदय को जानने के लिए हमको इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। हुआ क्या था, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी और धुरी राष्ट्रों की हार हुई थी। तो मित्र राष्ट्रों के साथ इटली ने लड़ाई की थी धुरी राष्ट्रों से। तो जब युद्ध हुआ तो युद्ध के बाद जो संधियां हुई, जो क्षतिपूर्ति के लिए जो भी शर्तें रखी गई थी और जो संधियां हुई थी, उसमें बहुत सारा भाग ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में ही बांट लिया था और इटली को बहुत ही थोड़ा सा भाग दिया था। थोड़ा सा भाग, बहुत ही कम क्षतिपूर्ति दी थी, बहुत ही कम ऐसे क्षेत्र दिए थे जिनका कोई फायदा था। इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई वहाँ के लोगों को, क्योंकि इटली का प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। जिस तरह से नुकसान हुआ था उस तरह से उसकी भरपाई नहीं हो पाई। जब जर्मनी को बांटा जा रहा था, इसके एरियाओं को, इसके संसाधनों को, तो इसमें इन दोनों ने काफ़ी हिस्सा अपने लिए रख लिया। इटली को बहुत नाम मात्र का, या कह सकते हैं कुछ दिया ही नहीं था। इससे क्या हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगी। इटली के अंदर लोगों के भूखमरी के शिकार होने लगे। खाने के लिए कुछ भी नहीं था, रोटी नहीं थी। दूसरा, संसाधन खत्म हो चुके थे, क्योंकि जो भी संसाधन थे वो तो सभी हथियार लगाने में लगा रखे थे। संसाधनों का उपयोग करना था जो भी थे। अब उनके खाने पीने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए क्या चीज़ थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो जनता इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। और एक तरह से जिस तरह से इन्होंने बंदरबाट किया था जर्मनी का प्रथम विश्व युद्ध में, इन दोनों देशों ने, ब्रिटेन और फ्रांस ने, उस बंदरबाट में बिल्कुल भी ज़्यादा बहुत थोड़ा हिस्सा इटली को दिया था, उससे उसका कुछ होने वाला नहीं था। इस तरह से जो भी इसके साथ की गई थी चीज़ें, जो भी जिस तरह से उनको संसाधन दिए गए थे, जो भी थोड़ी बहुत क्षतिपूर्ति दी गई थी, तो इस तरह से जो इटली की जनता थी उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उन्होंने इसको अपने आत्मसम्मान पर गहरी चोट के रूप में देखा, जो कि सही भी था, क्योंकि इटली का बराबर नुकसान हुआ है लेकिन उसको कुछ दिया नहीं जा रहा है और तुम लोग आपस में ही बांट ले रहे हैं, ब्रिटेन और फ्रांस।
इटली की जनता को इससे बहुत ज़्यादा अपमान महसूस हुआ। तो उन्होंने देखा कि हमारी सरकार बिल्कुल निकम्मी है, किसी काम की नहीं है। उस समय इटली में लोकतंत्र था, गणतंत्र था। तो देखा कि ये जनता के हितों का ध्यान ही नहीं रख रही है। जनता कैसे है, क्या है, किस तरह से परेशान है, इसका कोई मतलब नहीं था इसको। मतलब देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो भी जिम्मेदारी हो सकती थी सरकार की, वो सभी चीज़ें इस सरकार ने नहीं निभाई। तो जनता काफ़ी परेशान थी। वो ऐसे लोग का, ऐसे शासक का इंतजार कर रही थी जो उनकी परेशानियों से उनको बाहर निकाले और देश को आगे लेके जाए, और जो भी अपमान हुआ है उसका बदला ले। तो इसका फायदा उठाया बेनिटो मुसोलिनी ने। मुसोलिनी तानाशाह बने आगे चल के, मुसोलिनी। इन्होंने इसका फायदा उठाया और शासक बन बैठे लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो अब देखते हैं इसके और भी क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये मुसोलिनी जो है फांसीवाद को लेके आए इटली में। तो रीजंस क्या थे? वर्साई की संधि से असंतोष। जो वर्साई की संधि हुई थी उससे जनता में बहुत ज़्यादा असंतोष था। वर्साई की संधि जर्मनी के साथ हुई थी। जब जर्मनी हार गया था तो उस पर बहुत ज़्यादा क्षतिपूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए थे, और उसको ये देख लीजिए, इन मित्र राष्ट्रों ने पूरी तरह लूट लिया था। उसके क्षेत्रों को आधा कर दिया था, हर चीज़ को ख़त्म कर दिया गया था, सेना को ख़त्म कर दिया गया था, बहुत ही नाम मात्र की सेना छोड़ी थी। उसके जो भी औद्योगिक नगर थे उन सभी को आपस में बांट लिया गया था। उनकी जो कोयला की खदानें थी उन सभी को आपस में बांट लिया गया था। इटली को इनमें बहुत ही कम हिस्सा दिया गया था, नाम मात्र का हिस्सा, जिससे वो काफ़ी परेशान थे। पहले से ही परेशान थे क्योंकि इटली की बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो गई थी युद्ध में लड़ते लड़ते। अब उसके बाद कुछ ना मिलना तो वो और ज़्यादा परेशानी कर देने वाला था। तो इस चीज़ का वर्साई की संधि से लोगों में काफ़ी असंतोष था कि किस तरह से इन्होंने हमारे साथ ऐसा छल किया है, ऐसा परेशान किया है हमको, कि हमको भी कुछ मिलना चाहिए था, क्योंकि बराबर नुकसान हुआ था इटली का भी। जिसकी वजह से उन्होंने देखा कि हाँ, कोई ऐसा शासक आना चाहिए, ऐसी कोई विचारधारा आनी चाहिए जिससे कि हमारे जो भी परेशानी उनको दूर किया जा सके। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया मुसोलिनी ने। राष्ट्रवाद का एक नारा दिया कि आप हमारे साथ दीजिए, हम शांति और राष्ट्रवाद का पालन करेंगे और उसको आगे लेके जाएंगे। अगला है सरकार की निष्क्रियता। जो सरकार थी वह लोकतांत्रिक सरकार थी। सरकार निष्क्रिय थी, मतलब किसी तरह का काम ही नहीं करना चाहती थी। लोग परेशान थे, वो अपने काम में मस्त थे। लेकिन लोगों ने देखा कि ये तो ऐसा हो नहीं सकता, ये तो गलत है, क्योंकि हम परेशान हैं और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके भी वजह से फांसीवाद का उदय हुआ। आगे है इटली की आर्थिक दुर्दशा। जब युद्ध में सारे संसाधन लगा दिए गए थे, हथियार ही हथियार बन रहे थे, तो वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें और बाकी संसाधन कहाँ से आएंगे? तो इससे इटली को जो भी क्षतिपूर्ति थी वो नहीं मिली, और नहीं मिली तो और ज़्यादा उसकी दुर्दशा हो गई, और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, जिसका फ़ायदा उठाया फांसीवाद को लेकर मुसोलिनी ने। आगे है जन सामान्य में जागृति। जन सामान्य काफ़ी जागृति आई, क्योंकि उस समय तक जब लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया तो ये विश्वास होने लगा उसमें कि हम सरकार के खिलाफ विरोध कर सकते हैं और इस सरकार को हटा भी सकते हैं। तो इससे जन सामान्य के अंदर काफ़ी बदलाव आए, उनके मन में काफ़ी एक तरह से जोश आ गया कि हाँ, हम बदलाव करके कुछ नया भी कर सकते हैं। अगर हमारी सरकार काम नहीं कर रही तो हमको इसको बदल देना चाहिए। आगे है समाजवाद का प्रसार। इटली में 1919 में समाजवादी लोकतांत्रिक दल का जो भी गठन था वो हुआ, वो जीत गया, सत्ता में आया समाजवादी लोकतांत्रिक दल। तो इससे क्या हुआ कि समाजवादी विचारों का प्रसार होने लगा। जनता के बारे में, समाजवाद में यही है कि जनता के बारे में सोचता है समाजवाद। इससे काफ़ी बदलाव आया, जिससे कि जनता में बहुत ज़्यादा विश्वास पैदा हो गया कि कोई सरकार ऐसी आई है जो हमारे बारे में अब सोचने वाली है। तो समाजवाद के प्रसार ने लोगों में काफ़ी उत्साह पैदा कर दिया। आगे है योग्य नेतृत्व प्राप्त होना। मुसोलिनी बहुत ज़्यादा योग्य वक्ता थे और एक बहुत उच्च कोटि के लेखक थे। इन्होंने लोगों की भावनाओं को अच्छे से समझा और उसका फ़ायदा उठाया, और कहा कि आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपको राष्ट्रवाद के सीख भी दूंगा और उसको आगे भी बढ़ाऊंगा और आपकी शांति के लिए भी प्रयास करूंगा, और आपका जो बदले की भावना है आपके अंदर, उसको भी मैं जागृत करके इन लोगों से बदला लूँगा जिन्होंने आपका अपमान किया है। अपमान किसने किया था? इन्होंने किया था, ब्रिटेन ने और फ्रांस ने। इसी की वजह से दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ लड़ा था इटली। तो ये था योग्य नेतृत्व प्राप्त होना। जब योग्य नेतृत्व प्राप्त हो गया तो उसकी जो
जो नेतृत्व था, उसकी जो विचारधारा थी, लोगों ने उसको हाथों हाथ अपना लिया। तब हुआ फांसीवाद का उदय।